अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एक सीरीज़ का स्टार्ट लिया है जिसमें हम एफएससी एमएलटी फर्स्ट ईयर एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स पंजाब मेडिकल फैकल्टी फर्स्ट ईयर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी से लेके इंशाल्लाह सिस्टेमिक एनाटॉमी तक। ठीक है। ये कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज की समझ आएगी। इस बुक के दो सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है वो एलिमेंट्री एनाटॉमी के बारे में है और सेक्शन 2 माइक्रो टेक्निक्स के बारे में है। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी एंड organization of structures which make up the human body। ह्यूमन एनाटॉमी में हमने स्टडी करना है उन स्ट्रक्चर्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे मिलकर ह्यूमन की बॉडी बनी है। उन स्ट्रक्चर्स को देखना है जो कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल में प्रेजेंट है। ह्यूमन एनाटॉमी रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप्स। एनाटॉमी में हमने देखना है कि इंसान की बॉडी के अंदर और बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उनका आपस में क्या ताल्लुक है। वेयर एज फिजियोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। जबकि फिजियोलॉजी में हमने देखना है कि उन्हीं स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है। अगर कोई कहे कि एक लफ्ज में बताओ कि एनाटॉमी क्या है, तो हम कहेंगे जिस्म के स्ट्रक्चर्स को देखना। और फिजियोलॉजी क्या है? उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को देखना। मैं कहती हूँ कि जो हमारी किडनीज है इनका काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी में देखेंगे और किडनीज के फंक्शन को हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। देयर आर मेनी वेज टू स्टडी एनाटॉमी। एनाटॉमी को पढ़ने के बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है? जिसके अंदर हम बॉडी को सेगमेंट्स या फिर पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैंने रीजनल एनाटॉमी के हिसाब से बॉडी की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? हेड को। और हेड में हम क्या चीज को स्टडी कर सकते हैं? स्कल, ब्रेन, आईज, नोज, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। जो जो चीज भी सर का, हेड का हिस्सा है, हम उसको रीजनल एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। फिर मैं कहती हूँ कि मैंने थोरेसिक या फिर चेस्ट को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे जो जो ऑर्गन, जो जो नर्व, जो जो सेल आता होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक एनाटॉमी सीज द बॉडी एज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं पूरे ऑर्गन सिस्टम के अंदर। ये जो आपकी बुक है, जो आप पढ़ेंगे एनाटॉमी, ये सिस्टेमिक एनाटॉमी ही है। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। यानी कि हमने वो सारा का सारा सिस्टम पढ़ा जहां से डाइजेशन हो रही है। तो ये क्या है? सिस्टेमिक एनाटॉमी है। सरफेस एनाटॉमी। Surface anatomy provides information about structures that may be observed or palpated in skin। सरफेस एनाटॉमी ऐसी स्टडी का नाम है जो कि हमें बॉडी को कट नहीं लगाना पड़ता, सीटी स्कैन नहीं करना पड़ता। हम टच करके, ऑब्जर्व करके, फील करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पल्स। डॉक्टर्स पल्स फील करके बता देते हैं कि ये रेट चल रहा है पल्स का। हम कॉलर बोन फील कर सकते हैं, नी कैप को फील कर सकते हैं। और वो चीज जो आप देख सके, टच कर सके, वो सरफेस एनाटॉमी में। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक, सेक्शनल एंड एंडोस्कोपिक एनाटॉमी। तीनों एक ही चीज का नाम है। रेडियोग्राफिक, सेक्शनल एंड एंडोस्कोपिक एनाटॉमी allows the appreciation of structures in the living as they are affected by the muscle tone, body fluid, pressure and
ग्रेविटी। रेडियोग्राफिक में हमें पेशेंट की बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिंपली क्या करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की मदद से बॉडी को देखा जाता है, लिविंग बॉडी को। ठीक है, क्योंकि लिविंग बॉडी में जो मसल टोन, बॉडी फ्लूइड, प्रेशर और ग्रेविटी हैं वो और होते हैं, और डेड बॉडी के अंदर और होते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी। Clinical anatomy emphasizes the application of anatomical knowledge to the practice of medicine. Clinical anatomy में हमने जो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं बीमारियों को, वो क्लिनिकल एनाटॉमी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को लोअर राइट एब्डोमेन में पेन हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर भी याद करेंगे कि जो अपेंडिक्स है वो इस जगह होती है। तो ये जो उन्होंने कहा कि लोअर राइट एब्डोमेन वाली साइड पे अपेंडिक्स है, तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी के थ्रू पता चला। ठीक है, वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एनाटॉमी जो है इंतहाई जो है कॉम्प्लेक्स है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होती है, सेल्स से शुरू होती है, और सेल्स से शुरू होकर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम तक जाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है बनती है, एटम, मॉलिक्यूल, सेलुलर लेवल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पूरा ह्यूमन बनता है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। ये रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन। आप सोचें कि एक शख्स है जो कि सीधा खड़ा हुआ है, जैसे फौजी परेड में खड़े होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह जब आप स्ट्रेट पोजीशन में देखेंगे, सीधे खड़े होंगे, तो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन रेफर्स टू द बॉडी पोजीशन एज पर्सन वाज स्टैंडिंग अपराइट। बंदा सीधा खड़ा है, अपराइट, सीधा, विद द हेड, सर, गेज, आंखें या निगाह, एंड टोज, और पाँव डायरेक्टेड इंटीरियरली फॉरवर्ड। सर, आंखें और जो पाँव है वो आगे की जानिब है। आर्म्स एडजेसेंट टू द साइड विद द पाम्स फेसिंग इंटीरियरली। आर्म्स एडजेसेंट टू द साइड, जो हाथ है वो साइडों पे हैं। पाम्स, हाथों की जो हथेली है, फ्रंट साइड, वो साइड, वो सामने की जानिब है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपने परेशान नहीं होना, फोटो भी दिखाती हूँ। और जो टांगे हैं वो क्लोजर टुगेदर हैं, और फीट पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ। ये देखें जनाब इमेज, ये है एक एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, सर देखें सामने की जानिब में, दोनों बाजू स्ट्रेट हैं और बिल्कुल एडजेसेंट है, साइड पे हैं बॉडी के। दोनों पाँव क्लोजर टुगेदर हैं, और जो टोज हैं इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की जानिब में। ठीक है, तो ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। हम आगे जो भी प्लेन्स पढ़ेंगे, जो भी टर्म्स पढ़ेंगे, तो आपने अज्यूम यही करना है कि जो बॉडी है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है, यानी कि जो बॉडी है वो सीधी खड़ी है। इससे जो है वो चीज़ों को समझने में आसानी होगी, और जो प्लेन्स हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स में चार इमेजिनरी प्लेन्स को पढ़ना है। कि मैंने क्या बात की, चार इमेजिनरी प्लेन्स। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन में हमने अज्यूम करना है कि ये क्या है, ये एक वर्टिकल प्लेन है पासिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द बॉडी। अगर ये जिस्म है तो मतलब लॉन्गिट्यूडनली ऐसे गुजर रहा है, ये सेंटर से ये प्लेन गुजर रहा है। ठीक है, जो के बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। मीडियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो वर्टिकल है, सीधा है, लॉन्गिट्यूडनली जिस्म में से पास कर रहा है, और बॉडी को इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में डिवाइड कर रहा है। ये प्लेन होगा मीडियन प्लेन। या आप ये समझें, आपके पास एक केक है, आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में काटा, तो ये क्या प्लेन बन गया, ये मीडियन प्लेन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास सैगिटल प्लेन।
Sagittal plane are vertical plane passing through the body parallel to the median parallel। ये देखें, ये है, मैंने आपको कहा कि ये सेंटर में बिल्कुल मीडियन प्लेन। तो अब सेगिटल प्लेन क्या होगा, मीडियन प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है, लेकिन ये बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट में डिवाइड नहीं करेगा। मीडियन प्लेन है, सेंटर से सेगिटल है, थोड़ा सा आगे होएगा, राइट साइड की तरफ आगे होएगा या लेफ्ट साइड की तरफ आगे होएगा, बॉडी दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, मीडियन प्लेन और सेगिटल प्लेन में यही फर्क है। मीडियन बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि सेगिटल बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरेंटल या कोरोनल प्लेन, ये भी क्या है, वर्टिकल प्लेन है, बॉडी को यही सही काटना है। ठीक है, passing body at the right angle to the median plane, dividing the body into the anterior and posterior back। हमने बॉडी को तो डिवाइड करना है, लेकिन अब जो कट है वो सेंटर से नहीं लगेगा। अब कहाँ से लगेगा, अब आपके यहां से लगेगा। बात को जरा थोड़ा सा समझे, इस तरह बॉडी को डिवाइड करना है कि बॉडी की फ्रंट सेपरेट हो जाए और बैक सेपरेट हो जाए। जब ऊपर से हम बॉडी को डिवाइड करेंगे तो फ्रंट आंखें, नाक, होंठ, चेस्ट एरिया ये आगे गिरे और बैकवर्ड पीछे से सेपरेट हो जाए। ठीक है, ये है, ये देखें तरह, ये है फ्रंटल प्लेन, बॉडी की ये फ्रंट साइड आगे और ये बैक अलहदा हो जाए, ये है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है पासिंग थ्रू द बॉडी एट द राइट एंगल टू द मीडियन। मीडियन प्लेन के सेंटर में है और ट्रांसवर्स ने बॉडी को ऐसे डिवाइड करना है। तो ये जो है मीडियन प्लेन, इससे इसका 90 का एंगल बनेगा। डिवाइडेड द बॉडी इनटू द सुपीरियर अपर, ये अपर पार्ट हो गया और ये बॉडी का लोअर पार्ट हो गया। रेडियोलॉजिस्ट रेफर्स टू ट्रांसवर्स प्लेन एज ट्रांसएक्सियल प्लेन। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो ट्रांसवर्स प्लेन को ट्रांसएक्सियल प्लेन कहते हैं, विच इज कॉमनली शॉर्टेंड टू द एक्सियल प्लेन, जो हम आम तौर पे शॉर्ट करके एक्सियल प्लेन बोलते हैं। चलें जी, ये जो थे प्लेन्स, इनको हम एक बार मैं आपको दोबारा इजी वर्ड्स में बताती हूँ और एग्जांपल हम लेंगे केक की। मीडियन प्लेन में हम बॉडी को एग्जैक्ट दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करते हैं सेंटर से। ठीक है, ये बॉडी लेफ्ट और राइट इक्वल में डिवाइड हो जाती है। सेगिटल प्लेन में हम बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन बॉडी एग्जैक्ट लेफ्ट इक्वल और राइट में डिवाइड नहीं होती, बस सेंटर से डिवाइड होती है। इक्वल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, अनइक्वल डिवाइड होती है। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर हम बॉडी को इस तरह डिवाइड करते हैं कि बॉडी फ्रंट और बैक से डिवाइड होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन में हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड होती है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले तो आपने समझना है कि movement क्या होती है। हम देखने जा रहे हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट, कि मूवमेंट क्या होती है। एक बात याद रखिए कि हमारी जो बोन्स हैं वो खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती। तो बोन्स को मूव कौन करवाता है फिर, बोन्स के ऊपर मौजूद मसल्स। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो बोन को पुल करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जो कि जोड़ होता है उसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम एल्बो बेंड करते हैं तो जो हमारा बाइसेप मसल है वो
कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो फोर आर्म है वो अपवर्ड को आ जाता है। पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो बोन की मूवमेंट करवाता है, फर्दर आगे जो बोन है वो जॉइंट की मूवमेंट करवाती है। ठीक है। These terms are used on the skeleton। ठीक है। हमने देखना है कि जो स्केलेटन के ऊपर मसल्स का क्या इफेक्ट आता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस मूवमेंट एट जॉइंट्स। मसल करते हैं ताकि जोड़ों के ऊपर मूवमेंट करवा सके, हरकत करवा सके। एंड द subsequent movement can be precisely described using these terminology। और इन टर्मिनोलॉजीज, इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कौन सी मूवमेंट हुई है। The terms used assume that the body begins at the anatomical position। आगे हम जितनी भी मूवमेंट पढ़ेंगे ना, आपने उसमें अज्यूम करना है कि जो इंसान है, बॉडी है, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ठीक है। मैं कहूंगी कि पाँव को अंदर की तरफ मोड़ लो, पाँव को बाहर की तरफ करो, हाथों को अंदर की तरफ करो, हाथों को बाहर की तरफ करें। तो आपने अज्यूम यही करना है कि इंसान जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, जैसे फौजी परेड के दौरान खड़ा होता है। Most movements have opposite movement, also known as antagonistic movement। हर वो मूवमेंट जिसकी एक ऑपोजिट मूवमेंट भी अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। जैसे अगर हम दरवाजा खोल दरवाजा बंद भी कर सकते हैं, अगर हम बाजू बेंड कर सकते हैं तो बाजू सीधा भी कर सकते हैं, टांग पीछे कर सकते हैं तो टांग आगे भी कर सकते हैं। हर वो मूवमेंट जिसकी ऑपोजिट मूवमेंट अवेलेबल है वो है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मूवमेंट जो कि है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। Flexion and extension are the movement that occur in the sagittal plane। Flexion. Flexion refers to the movement that decreases the angle between two parts of body। फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर बॉडी के दो पार्ट्स के अंदर का एंगल कम होता है। ऐसे ये देखिए, ये फ्लेक्शन है। बॉडी ऐसे है फिलहाल। ठीक है। जब एल्बो को मोड़ा तो एंगल क्या हो गया, कम। ठीक है। फ्लेक्शन ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसके अंदर एंगल क्या हो, कम हो। अगर आपका बाजू ऐसे है, आप उसको मोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, एंगल कम। और एक्सटेंशन जो है वो इससे ऑपोजिट मूवमेंट है। एक्सटेंशन refers to the movement that increase the angle between two body parts। एक्सटेंशन ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जो कि बॉडी के दो पार्ट्स के दरमियान एंगल को इंक्रीज कर दे। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये देखें, आपकी बॉडी का एंगल है ये है एंगल कम। आपने अपनी बॉडी कर ली, हाथ कर लिया स्ट्रेट, तो ये हो गया एंगल ज्यादा। एक बात याद रखें, फ्लेक्शन में हमेशा बॉडी का एंगल जो है वो लो होगा, कम होगा। ये देखें, ये फर्स्ट वाला देखें पार्ट, फ्लेक्शन डिक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट। बॉडी के दो पार्ट्स के दरमियान एंगल कम होगा। एक्सटेंशन में बॉडी के दो पार्ट्स के दरमियान एंगल ज्यादा होगा। एल्बो जॉइंट, ये बाजू जोड़ा, एंगल कम। बाजू खोला, सीधा किया, एंगल ज्यादा। बेंडिंग ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन। स्ट्रेटनिंग ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन। बेंडिंग ऑफ फ्लेक्शन। स्ट्रेटनिंग ऑफ नी, एक्सटेंशन। जब भी कोई चीज बेंड होगी एंगल कम होगा, जब भी कोई चीज स्ट्रेट होगी एंगल ज्यादा होगा। नेक्स्ट मूवमेंट है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, नहीं सॉरी, अबडक्शन एंड,
Abduction. Abduction is the movement away from midline. Adduction. Adduction is the movement towards the midline. एक बात याद रखें कि midline क्या होती है। मिडलाइन जो है, आप एक इमेजिनरी लाइन को कंसीडर करें जो कि हमारी बॉडी के सेंटर से गुजर रही है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इमेजिन करें कि एक लाइन है जो कि बॉडी के सेंटर से गुजर रही है। हर मूवमेंट जो मिड वेट आ रही है वो होगी एबडक्शन। हर मूवमेंट जो एडक्शन। देखिए, एडक्शन ठीक है, जब भी मिड हेड हो रही होगी मिडलाइन वेट आ रही है, तो कोई भी चीज जो मिडलाइन अवे जा रही है वो अबडक्शन, मिडलाइन की तरफ आ रही है अडक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं आसान सी करके। ये देखें, ये है अबडक्शन की एग्जांपल। दोनों हाथों को दूर किया हुआ है मिडलाइन में, हम मिडलाइन अज्यूम करें, मिडलाइन आगे है। ठीक है, हाथों को मिडलाइन किया हुआ है, दोनों तरफ वे किया हुआ है। यहाँ पे मिडलाइन होगी, हाथों को मिडलाइन के पास किया हुआ है, यहाँ भी हाथों को मिडलाइन के पास किया हुआ है। अब अबडक्शन मिडलाइन से अवे, अडक्शन मिडलाइन की तरफ। इंक्रीज इन एंगल, abduction away from midline, adduction towards the midline. Next time, medial rotation versus lateral rotation. Rotation, टर्निंग, घूमना। ठीक है, सबसे पहले medial rotation होगी, मिडलाइन इन्वॉल्व, लेकिन साथ भी हो रही है। मीडियल रोटेशन एक ऐसी रोटेशन है जिसके अंदर टर्न टुवर्ड बॉडी, मीडियल मूवमेंट टुवर्ड्स द मिडलाइन। फिर कोई भी चीज आएगी तो मिडलाइन की तरफ, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट साथ होगी, रोटेट करेगी। ठीक है, medial rotation is a rotational movement towards the midline. It sometimes refers as the rotation. जबकि lateral rotation क्या है? Is the rotational movement away from the midline. ये है हमारी midline. Medial rotation ने आना है towards midline, और जो lateral rotation आना है away from the midline. अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मीडियल रोटेशन एग्जाम्पल देखें, अगर हम अपने टोज को इनवर्ट के मूव करें, ये देखें, शोल्डर से पहले एग्जाम्पल देखें, अगर हम अपने बाजू को इनवर्ट करें, हाथ को इनवर्ट तो ये है मीडियल रोटेशन। अगर हम पाँव को, तो ये पाँव को मीडियल रोटेशन। अगर हम लेटरल रोटेशन, ये देखें, पेट के साथ में, तो ये
ये है लाइन की तरफ, शोल्डर्स को देखिए, ये है लेटरल पोजीशन, इसमें अबे जाना है, ये अभी लिया यहाँ से पोजीशन कर लिया। आप ये जो हाथ है इसका एब्डोमेन के ऊपर है, एब्डोमेन से अवे जा रहा है, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है और अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर रोटेशन भी हो रही है। टुवर्ड्स मिड लाइन, लेकिन इन रोटेशन तो है, अवे फ्रॉम मिड लाइन लेकिन साथ रोटेशन भी हो रही है, तो लेटरल रोटेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन रेफर्स टू द मूवमेंट इन सुपीरियर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ को मूवमेंट होगी तो एलिवेशन, डिप्रेशन मूवमेंट होगी तो डिप्रेशन। एक बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रही हूँ कि आपने अज्यूम यही करना है कि बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में, ये एलिवेशन है। ये देखें, कंधे जो हैं ये ऊपर की जानिब उचकाए हुए हैं। अक्सर हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जब मुझे क्या पता, तो हम अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ को मूव करते हैं। ये देखें, ये जो कंडीशन है जिसमें शोल्डर्स को उठाया हुआ है, ये है एलिवेशन। शोल्डर्स का डाउनवर्ड होना, ये है डिप्रेशन। एलिवेशन जो मूवमेंट है ये है अपवर्ड, और डिप्रेशन मूवमेंट है डाउनवर्ड। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, प्रोनेशन जो है बच्चे काफी ज्यादा इसको मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्रोनेशन ऐसी रोटेशन है, वो डाउनवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है, और जो फेस है वो डाउनवर्ड है। जैसे हमने अपने दोनों हाथों को हेलियम टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये है प्रोनेशन। हमने ये उनको ऊपर कर लिया, अब वो आसमान की जानिब है, तो ये है सुपिनेशन। ये देखेंगे वाली, ये जो है जिससे हमारी उंगली इस तरह से सुपिनेशन, ये देखिए, ये जो है, ये है प्रोन पोजीशन, ये है पोजीशन, देने वाले प्रोनेशन। यहाँ पे ना डेफिनेशन की हुई थी, इसलिए मैंने आपको वहां से बताया। नेक्स्ट है डोर्सी प्लांटर, डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन होता है टोज का अपवर्ड मूव करना, और प्लांटर फ्लेक्शन होता है टोज का डाउनवर्ड मूव करना। ठीक है, डोर्सी फ्लेक्शन होता है टोज का अपवर्ड मूव करना। जैसे सपोज करें कि हम लिफ्ट से निकल रहे हैं, तो हम अपना पाँव उठाते हैं ना कि हम लिफ्ट से बाहर आए, तो ये है डोर्सी फ्लेक्शन। नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन है कि हमने अपना जो टोज हैं इनको नीचे की जानिब मूव करना है। वो कैसे करेंगे, जब हम लिफ्ट के अंदर चढ़ने लगेंगे तो एकदम पाँव उठा के आगे की जानिब रखते हैं टोज का, ताकि लिफ्ट के अंदर पाँव रखें, तो ये है प्लांटर फ्लेक्शन। टोज को ऊपर की जानिब मूव करना, डोर्सी फ्लेक्शन। टोज का नीचे की जानिब मूव कराना,
प्लांटर फ्लेक्शन। इनवर्जन एंड इवर्जन। Inversion involves the movement of soul towards the median plane। इन्वर्जन एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर सोल यानी कि हमारे पाँव की जो तली है इसने मूव करना है मीडियन प्लेन की जानिब, सो दैट द सोल डायरेक्शन। मीडियन मैंने क्या बताया था आपको कि मीडियन बॉडी का सेंटर होता है, तो इन्वर्जन ऐसी मूवमेंट है जिसमें पाँव मीडियन प्लेन की तरफ आएगा। तो ये आप आंखें बंद करके भी हिसाब लगा सकते हैं। बंदा खड़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में सीधा, तो मीडियन प्लेन है सेंटर में, तो पाँव जो है अपने अंदर की तरफ मोड़ लो। अक्सर बच्चों को आदत होती है चलते हुए भी जो पाँव है वो अंदर की तरफ मोड़ते हैं। ये देखें, ये सोल है। आप चलते, आप इसको जरा इन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। इसे ही ऑपोजिट कर लेंगे तो ये इवर्जन हो जाएगा। इवर्जन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सोल अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन है बॉडी के सेंटर, तो वो मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पाँव को अंदर की जानिब मूव करेंगे तो हो जाएगा इन्वर्जन, पाँव को बाहर की जानिब मूव करेंगे तो हो जाएगा इवर्जन। नेक्स्ट है ऑपोजिशन एंड रीपोजिशन। ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ब्रिंग्स थंब एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। आप तो अपना हाथ आगे करें, अपने हाथ की छोटी फिंगर और अपना हाथ का अंगूठा यानी कि थंब, इनको आपस में जोड़ें, पास करें। ये हो गई ऑपोजिशन, ठीक है। अपना हाथ का थंब, छोटी फिंगर, इसको पास लाएं, ये मूवमेंट होगी ऑपोजिशन। नेक्स्ट है reposition। Reposition is a movement that moves the thumb and the little finger away from each other, effectively reversing opposition। थंब और लिटिल फिंगर पास आए तो थी ऑपोजिशन। अब यही थंब और लिटिल फिंगर को पीछे लेके जाएं, पीछे की जानिब लेके जाएं, एग्जैक्ट ऐसे जैसे आप ऑपोजिशन में पास लाए, दूर ले जाएंगे। ऑपोजिशन में थंब और लिटिल फिंगर, रिपोजिशन में थंब और लिटिल फिंगर दूर ले जाएंगे। कितना आसान है ना। ये देखें, ऑपोजिशन में आपने अपने थंब और लिटिल फिंगर को पास लेके आना है, ये है ऑपोजिशन। थंब और लिटिल फिंगर को दूर लाना और हाथ खोल लेने हैं, तो ये क्या होगी, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन। Circumduction can be defined as the conical movement of limb extending from the joint at which movement is controlled. It's sometimes talked about as a circular motion। सर्कमडक्शन एक सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर बॉडी का डिस्टल पार्ट मूव करता है, ठीक है। आप अपने हाथों को सीधा करें बिल्कुल सामने, और उसको ऊपर की तरफ मूव करें, नीचे की तरफ मूव करें, इस तरह मूव करें कि ये मूवमेंट सर्कुलर आए, ठीक है। हमारा जो शोल्डर है वो सेंटर होगा और हाथ जो है ये डिस्टल हम इसको बोल रहे हैं, जो हमारी हाथ है, ठीक है। इस तरह ये देखें, जिस तरह ये सामने मूवमेंट हुई है, ये देखें, ये हाथ सीधे करें, ऊपर लेके जाएं, नीचे, और ये सारा क्या बन रहा है, ये एक सर्कुलर मूवमेंट बन रही है। सरकमडक्शन जो है ये एक सर्कुलर मूवमेंट है। हमारे जो हाथ है वो कोन की शक्ल, ये देखिए, कोन की शक्ल ऐसे ही होती है। ये देखिए, ये एक कोन बन रही है। तो यही बात की हुई है कि यहाँ पे कोनिकल जो है वो पोजीशन होती है। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड
रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, स्कैपुला मूव्स फॉरवर्ड ऑन द thoracic wall, shoulders move interiorly। स्कैपुला जो है हमारी, ये आगे की जानिब मूव होती है thoracic wall की तरफ, शोल्डर्स आगे जाते हैं। आप अज्यूम करें आप कोई चीज अपने हाथों में पकड़ रहे हैं, अपने हाथों को किसी चीज को पकड़ने के लिए आगे को बढ़ा रहे हैं, तो ये मूवमेंट है प्रोट्रैक्शन। अब आपने कोई चीज पकड़ ली और उसको वापस उसी जगह पे रखना है, तो अपना हाथ आप पीछे की जानिब लेके जाएंगे, ठीक है। तो स्टेपुला बैकवर्ड, बैकवर्ड मूव करेंगे, तो ये है रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट, रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं मूवमेंट्स, एक बार आपको सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं वो दोबारा बता देती हूँ, ताकि ये आपकी ज़्यादा गंभीर तौर पे हो जाए। सबसे पहले हमने बात की कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। बॉडी जो है वो सीधी होती है, जैसे फौजी परेड में खड़ा होता है। आंखें, सर सामने की जानिब होता है, बाजू साथ लगे होते हैं एब्डोमेन के, और एडजेसेंट टू साइड्स होते हैं, पाम आगे की जानिब होती है। दोनों पैर साथ होते हैं और सामने की जानिब होते हैं। उसके बाद दो तरह की मूवमेंट की बात की। पहली है फ्लेक्शन, दूसरी है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में एंगल कम होता है, हम बेंड करते हैं। एक्सटेंशन में एंगल ज्यादा होता है, बॉडी स्ट्रेट करते हैं। अबडक्शन है मिड लाइन से अवे जाना, अडक्शन है मिड लाइन की तरफ आना। मीडियल रोटेशन है कि मिड लाइन की तरफ आना है, लेकिन रोटेशन के साथ आना है, जैसे टोज को इन्वर्ट करना। लेटरल रोटेशन है मिड लाइन से आपने अवे जाना है, जैसे टोज को आउटवर्ड मूव करना। एलिवेशन अपवर्ड है, डिप्रेशन डाउनवर्ड है। शोल्डर्स को ऊपर करना एलिवेशन, शोल्डर्स को नीचे करना डिप्रेशन। उसके बाद है प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन है पाम्स डाउनवर्ड, सुपिनेशन है पाम्स अपवर्ड। अगर मैं कहूँ प्रोनेशन क्या है, तो जैसे आप सूप जो है वो उंडेल रहे हैं, सूप को किसी बर्तन में डाल रहे हैं, तो आपका हाथ कैसे होएगा, नीचे की जानिब होएगा। सुपिनेशन क्या है, पाम्स अपवर्ड, जैसे आपने कोई बर्तन हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपकी हथेलियां ऊपर की जानिब होंगी। डोर्सीफ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन टोस का अपवर्ड की तरफ उठाना, टोस का ऊपर उठाना। प्लांटर फ्लेक्शन टोस का नीचे की जानिब उठाना। इनवर्जन सोल को इनवर्ड मूव करना। इवर्जन सोल का बाहर की तरफ मूव करना। ऑपोजिशन थम्स और फिंगर्स, लिटिल फिंगर आपस में टच हो रही हो। रिपोजिशन थंब और लिटिल फिंगर को दोबारा छोड़ दें कि वो अपनी पोजीशन में चला जाए। सर्कमफिक्शन सर्कुलर या कॉनिकल मूवमेंट है, सीधे खड़े हो, हाथ को नीचे करें कि ये सर्कुलर फॉर्म में जाए, तो ये क्या है, सर्कमफिक्शन। वो आपने देखा जहां से विंड प्रोड्यूस होती है, विंड मिल, वो जिस तरह वो गोल गोल घूम रहा होता है, इसी तरह आपने सर्कमडक्शन है जो कि प्रोट्रैक्शन है शोल्डर्स को फॉरवर्ड मूव करना कोई चीज करने के लिए। रिट्रैक्शन है शोल्डर्स को बैकवर्ड मूव करना कि आपने कोई चीज दोबारा अपनी जगह पे वापस रखनी। क्योंकि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। वैसे आप सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। टिश्यूज कब मिलके बनते हैं? टिश्यूज तब बनते हैं जब बहुत सारे सेल्स जो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो टिश्यू बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें क्लास है,
क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ 40 बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, हम कहेंगे ये एक क्लास है। तो इसी तरह जब बहुत सारे सेल सेम काम सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम उनको एक टिश्यू कह देंगे। ठीक है। टिश्यू, a human tissue is a group of cells with the similar structure and specialized function। सेम स्ट्रक्चर है और इनका कोई ना स्पेशल फंक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू का काम कर दे। टिश्यूज कंबाइन फॉर्म ऑर्गन। टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गन वन इन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर इंस्टेंस, मसल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ मसल सेल। मिसाल के तौर पे मसल टिश्यूज मसल सेल से मिलकर बने होते हैं। जो हार्ट के टिश्यू हैं वो बहुत तरह के दूसरे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, इंक्लूडिंग मसल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज। लेकिन जो इंसान की बॉडी है वो चार टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं, सेम काम परफॉर्म करते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2000 से पहले हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू फाइन होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत में होता है। इसका क्या है? एपिथेलियल। ये एग्रीगेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है, और ये बॉडी की लाइनिंग में, बॉडी कैविटी में और ग्रेन्युलर सिक्रीशन। मसल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टल सेल्स, मॉडरेट अमाउंट एक्टिव, और ये बॉडी मदद। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का काम है बॉडी को कनेक्ट करना, टिश्यूज को आपस में सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना। ये आप समझ लें कि बॉडी में ये ग्लू का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, कार्टिलेज में, ब्लड में, फैट्स में, टेंडेंस में, लिगामेंट्स में। ठीक है। अगर मैं एक 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 लाइन में कहना चाहूँ ना कि क्या काम है, तो नर्वस टिश्यू का काम है कि ये मैसेज को कैरी करता है। एपिथेलियल का काम है कि ये कवर करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट वगैरह करता है। मसल्स का काम है मूवमेंट करवाना, नर्व्स का काम है मैसेज को कैरी करना, कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्ट करना। ऑर्गन, ऑर्गन और मोर टिश्यू टाइप। ऑर्गन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि दो या दो से ज्यादा टिश्यूज आपस में मिले तो फिर बनता है, जो कि आपस में काम करें, कोई फंक्शन परफॉर्म करें। ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कोलैबोरेट कैरी आउट पार्टिकुलर फिजियोलॉजिकल। ऐसे ऑर्गन ग्रुप है आपस में कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियो ब्लड सर्कुलेशन का काम है ऑक्सीजन को सारी बॉडी में पहुंचाना। जो कार्डियो, दिल ने परफॉर्म करेगा। साथ ही सारे जिस्म के ब्लड वेसल्स शामिल है, जिस्म खून शामिल है। नेक्स्ट ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके का काम है ब्रीथिंग करवाना, सांस लेना, एक्सचेंज करवाना कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। डाइजेस्ट,
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व और बॉडी होल किया हुआ है। इवन के बॉडी जो मूवमेंट्स है होल किया हुआ है। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर में है मसल जिनका काम है बॉडी को मूवमेंट करवाना, स्केलेटल मसल, बोन्स, जॉइंट्स और इनका काम है जिसम को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रोवाइड करना। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सारी की सारी एक्सक्रीशन करवाता है जिसमें मेजर ग्लैंड्स आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करवाता है और सारी की सारी जो बॉडी है आपको पता है हार्मोन्स के सर पे चलती है। आगे है सिस्टेमिक एनाटॉमी। पहले भी हमने पढ़ा जब मैंने आपको रीजनल एनाटॉमी का बताया और अब भी देखने लगे हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी is the study of body's organ system that work together to carry out function. Systemic एनाटॉमी में हम के बजाय कि हम रीजन बाय रीजन पढ़े, सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ आज सर को पढ़ना है, आज को पढ़ना है, आज पढ़ना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना है, तो ये क्या है, ये सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो यहाँ पे आपकी बुक में 11 तरह की बॉडी दिए हुए हैं। सबसे पहला है इंटीग्यूमेंट सिस्टम। इंटीग्यूमेंट सिस्टम के इन हेयर नेल्स जो कि जिस्म के नीचे हमारे है का काम है हमारी बॉडी को ग्लैंड्स का काम है ये स्किन के अंदर ग्लैंड को प्रोड्यूस करना, ऑयल को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट सिस्टम स्केलेटल सिस्टम जो कि बोन्स और कार्टिलेज पे मुश्तमिल होता है। अगर skeleton हमारा जिसको होता है, ठीक है, स्केलेटन जैसे सारे ऑर्गन्स टिके हुए हैं और जो हार्ट लंग। नेक्स्ट है द आर्टरी सिस्टम। ये कंसिस्ट होता है जॉइंट्स से और एसोसिएटेड लिगामेंट्स। इसका काम है कनेक्ट करवाना जिसमें बनी मसल स्केलेटन सिस्टम से और प्रोवाइड करना वो जगह जहाँ पे हो सके। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम होता है स्केलेटन मसल जो के मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी की पोजीशन से हेल्प करते हैं डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। जो हमारे ये कंसिस्ट होता है हमारे ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड में। सेंट्रल नर्वस ब्रेन को कहा जाता है, वो सिस्टम भी आ जाता है गैंग्लिया वगैरह, सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स। अल्हम्दुलिल्लाह। नर्वस सिस्टम सारे का बॉडी का इसका काम है जिसम के अंदर कम्युनिकेशन सारा का सारा संभालना। सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उन सेंसरी ऑर्गन्स को ऑल्फैक्टरी नर्व्स कंट्रोल कर रही है जिसके अंदर है जनाब ऑर्गन में आईज है, एयर है, बस इतना काफी है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक, कार्डियोवास्कुलर ब्लड ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक ये वेसल्स का नेटवर्क है। इसका काम है एक्सेसिव जो बॉडी टिश्यू है उनको बॉडी से रिमूव करवाना, ये सारा ब्लड के अंदर। एलिमेंट्री या फिर डाइजेस्टिव बॉडी के अंदर सर्कुल में खत्म होता है। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का काम है
रेस्पिरेटरी यूरिनरी सिस्टम और है यूरिनरी चाहिए यूरिया केराटिन वगैरह को रिमूव करता है हमारे खून को वेस्ट प्रोडक्ट जेनिटल में ओवरीज होती है और इनका काम है कि रिप्रोडक्शन करवाना मेल और एंडोक्राइन 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 ग्लैंड्स के हार्मोन्स की रेगुलेशन करवाना. दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको स्टिल कुछ पूछना, तो आप पूछ